अस्सलामुअलैकुम, आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। ये है पोस्ट बजट ट्रांसमिशन। खुसूसी तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं कि जो बजट दिया गया है हुकूमत की तरफ से कितना हकीकत पसंदाना है और कितना मसनूई है। जो बजट दिया गया है वो पूरे साल के लिए है, मिनी बजट आते रहेंगे। दरअसल मामला क्या है, हुकूमत की जानिब से माशी जमूद, कर्जों के बोझ, बराए नाम शर नमूद, बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई और माशी गैर यकीनी के माहौल में 2023-2024 का बजट दे दिया गया है, जबकि इस पार्लियामान या इस हुकूमत की मुद्दत अगस्त तक की है। बहुत से लोगों को तवक्को थी कि ये बजट को मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत एक प्लान तरीके से एक खाका देगा। सियासी बजट नहीं होगा, ये माशी बजट होगा और माशी इस्तेहकाम की राह पर लेकर जाएगा। ताहम मईशत की डॉक्यूमेंटेशन और खसारे में चलने वाले सरकारी सफ़ेद हाथियों की निजकारी जैसे अहम इक़दाम को नज़रअंदाज किया गया है। लॉन्ग टर्म बुनियादों पर माशी मसाइल का हल इस बजट में दिखाई नहीं देता है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की गुज़िश्ता रोज़ की बजट तकरीर, आज की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाज़ेह नहीं हो रहा कि मुल्क को माशी मामलात, बजट खसारों, इस पूरी दलदल से कैसे निकाला जाएगा। आया कोई ठोस मंसूबा मौजूद है या नहीं? दावे ज़रूर हैं, बार बार ये बताया ज़रूर जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। एक प्लान बी का भी आज उन्होंने जिक्र किया, मगर बताया नहीं कि पब्लिकली इस पर बात नहीं हो सकती है। बजट में अगले इंतखाबात से पहले $6.5 बिलियन के बेल आउट कर्ज के प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने के लिए IMF की तरफ से आयद करदा सख्त शराइत के साथ कुछ पॉपुलिस्ट इक़दामात के जरिए एक तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की गई है। ये हुकूमत का दावा है कि मुतवाज़िन बजट है। इस पर भी बात करेंगे कि आया बैलेंस्ड बजट दिया गया है या फिर एक पॉलिटिकल कहा जाए और पॉपुलिस्ट अप्रोच के तहत ये बजट दिया गया है। हुकूमत $2.5 बिलियन के गैर तकसीम शुदा फंड्स का कुछ हिस्सा महफूज रखना चाहती है ताकि मार्केट में जो बार बार डिफ़ॉल्ट को लेकर अफवाहें और खदशात का इजहार होता है उसको पे काबू पाया जा सके। हुकूमत की ये पॉलिसी कितना कामयाब रहेगी, बजट खसारा कम करने की कितनी कोशिश है, कितना जनरेट किया जा सकेगा रेवेन्यू हुकूमत की पॉलिसीज़ के तहत, इन्हीं तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट डॉक्टर हैं, टैक्स एक्सपर्ट डॉक्टर इकरामुल हक हैं, यहाँ मेरे साथ डॉक्टर कैस असलम साहब मौजूद हैं, ज़ैगम खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। ये 2 घंटे की खुसूसी ट्रांसमिशन रहेगी। वो तमाम सवालात जो आप जानना चाहते हैं, हुकूमत इस बजट में आपके लिए क्या लेकर आई है, क्या मसाइल रहेंगे, कितने वसाइल आप तक पहुंचेंगे। आगाज कर लेते हैं गुफ्तगू का। डॉक्टर फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगी। बजट 23-24 बार बार गुज़िश्ता रोज से गुफ्तगू हो रही है, अब तक आपकी नज़र से तमाम जाविये इसके गुजर गए होंगे। इलेक्शन बजट कहें, एक सियासी बजट तरतीब दिया गया है, या ये कहा जाए मुतवाज़न माशी बजट हालात को बेहतर करने के लिए दिया गया है? देखिए, एक बात तो यकीनी है कि हमारे यहाँ बजट जो होता है उसका वो एक आप समझे कि अदाद व शुमार का गोरख धंधा होता है। आम आदमी के लिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक बुनियादी चीज़ देखनी है पूरे के पूरे बजट के अंदर, और वो है बजट का खसारा। अब बाकी सब चीज़ों को बेशक भूल जाइए, लेकिन बजट के खसारे ने जो आम आदमी के ऊपर जो उसका असर होगा वो बड़ा आप समझिए कि पावरफुल असर होता है। अब हुकूमत हमें खुद से ये बता रही है कि उनका बजट का खसारा जो है वो कोई 6,900 अरब का होगा। अगर मैं सिर्फ 2 जुमलात जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने इस्तेमाल किए, अदा किए अपनी स्पीच के दौरान, अपनी बजट स्पीच के दौरान, वो आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद फिर आप खुद फैसला कर लीजिए कि बजट की सिमत क्या है। देखिए, उन्होंने कहा कि विफाक के पास सूबों को बांटने के बाद 6,887 अरब रुपए बचेंगे, ये वजीर खजाना साहब ने फरमाया। और उसके थोड़ी देर के बाद हमें ये बताया गया उसी तकरीर के दौरान कि विफाक ने इस साल 7,300 अरब की अदायगी करनी होगी सूद की मद में। इसका मतलब ये हुआ कि विफाक के पास सूबों को बांटने के बाद और सूद की अदायगी के बाद पैसा खत्म है। विफाक की जेब में एक धेला नहीं बचता सूद की अदायगी के बाद और सूबों को बांटने के बाद। अब खाली जेब है, और अंदाजा कर लीजिए वजीर खजाना साहब ने जिन चीजों का ऐलान किया खाली जेब के जोर के ऊपर, उन्होंने कहा कि 761 अरब रुपए की पेंशन है, जेब खाली है। जो तरक्याती बजट है विफाक का वो 1150 अरब का है। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दिया गया 450 अरब, जेब खाली है, याद रखिएगा। और जो रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट है, सिविल गवर्नमेंट को चलाने का खर्चा 714 अरब रुपया। सब्सिडीज हुकूमत दे रही है 1074 अरब रुपए की।
ग्रांट्स हुकूमत देगी 1464 अरब रुपए की, जेब खाली है। जी आयशा। डॉक्टर फारूक साहब, जब आप कहते हैं कि जेब खाली है, हुकूमत ने एक पॉपुलिस्ट बजट दिया है, तनख्वाहों में इजाफा, पेंशन में इजाफा, सब्सिडीज और पता नहीं किस किस मद में और भी बहुत कुछ, कोई वजीर आजम के नीचे भी 9 प्लान्स हैं। ये फरमाइएगा, इस हुकूमत के पास तो अगस्त तक का वक्त है, ये जो बजट दे दिया है खाली जेब के साथ, आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें लगा दी गई हैं। देखिए, जो आने वाली हुकूमत है वो भी तो इन्हीं 13 जमातों में से होगी। तो आप सोचिए कि पहली जमात जो पीटीआई थी वो तो अगली जमात के लिए बारूदी सुरंगें बिछा के गई थी। तो मुझे लगता ऐसा है कि ये हुकूमत अपने लिए ही या अपनी किसी इत्तेहादी जमात के लिए बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं। मतलब ये बात, इसको सोच के ना सुनना भी या सुन के सोचना भी समझ में नहीं आता है कि कितनी गैर संजीदगी है या नाअहली कहा जाए। डॉक्टर इकराम साहब, यहाँ पे हमने खसारे की बात की है, सूद की बात की है, क्या हुकूमतें संजीदा नहीं है मामलात को कोर्स करेक्शन की तरफ ले जाने में? खाली जेब के साथ बजट दिए जाने क्या खसारा कम करने का तरीका है? क्या रेवेन्यू बेहतर तौर जनरेट करने की पॉलिसी नजर आती है इस बजट में? सबसे पहले तो अखराजात का जायजा लेना चाहिए था, क्योंकि एक ऐसी मईशत जिसमें स्टैग्नेशन हो, इन्फ्लेशन हो और बहुत बुरी हालत में हो, वहाँ ओवर टैक्सेशन करने का मकसद तो ये है कि उसको मजीद आप जो है वो तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। और चाहिए था कि देखा जाता कि अखराजात इस वक्त कितने कम किए जा सकते हैं, उनको तो बढ़ाया गया है। और एक जो खर्चा है डेट सर्विसिंग का, वो इसलिए अब इनफ्लेक्सिबल होता जा रहा है कि कर्ज की मैं पीने की जो उनको आदत है और फिर ये ख्वाहिश भी है कि जो फाका मस्ती है वो एक दिन रंग भी लाएगी। तो मेरा ख्याल है कि उनको ये पता है कि 12 अगस्त को तो ये हुकूमत नहीं रहेगी, तो इस संजीदगी का कोई मुजाहरा करने का मेरे ख्याल में उनके पास कोई ऐसा जवाब भी नहीं था। तो डार साहब तो आपको पता है कि फिगर्स को जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं उनकी एक खास महारत है। तो उन्होंने कहा जाते हुए चलिए एक ऐसा बजट भी देते हैं जिसपे काफ़ी लोग उनके लिए एक जो है तफरीह का सामान भी होगा। मगर ये तो चले खैर लाइट वेन में बातें थी, मगर संजीदगी से बात करें तो पाकिस्तान की मईशत में जो लोगों के हालात हैं, आप तारीख की इस वक्त बुलंद तरीन जो है वो महंगाई, फूड के आइटम में हाइपर इन्फ्लेशन, हमारा जो इस वक्त डिस्काउंट रेट है वो सबसे हाई है और उसकी वजह से कारोबार बंद हो रहे हैं। तो आम लोगों की ज़िंदगी पे जो असरात जो अभी डॉक्टर सलीम साहब ने भी फरमाया, फ़ारूक सलीम साहब ने, कि वो तो बहुत ही यानी डेवस्टेटिंग, तबाहकुन है। और ये हुकूमतें फिर साबित करती हैं कि दरअसल इनको अवाम की कोई भी फिक्र नहीं है और ये सिर्फ चाहते ये हैं कि हुकूमत मेरे इस तरह की जो है गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जाए। बजट के अंदर जो फिस्कल अलाइनमेंट्स की जा सकती थी उसकी तरफ तो कोई तवज्जो नहीं थी और डिस्टॉर्शंस क्रिएट की हैं, क्योंकि जब भी आप कोई वेवर्स, एग्जम्पशंस और इस तरह की चीज़ें करते हैं अल्टीमेटली तो डिस्टॉर्शंस ही होती हैं। फिर किसी ने ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया, मगर करना चाहिए कि 2.2 ट्रिलियन की तो आपने टैक्स एग्जम्पशंस यानी टैक्स एक्सपेंडिचर की हालात देख लीजिए। तो ऐसी हुकूमत जिसको जाने से पहले सर, अभी आपने अखराजात की बात की है, हमारे यहाँ दावे और बातें बहुत सी हुकूमती और सियासी लीडर्स करते रहे, बेल्ट टाइटनिंग की बात की जाती है, ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात की जाती है। इस वक्त जो हमारे हालात हैं, हमने तो खाली जेब, मैं वही फारूक साहब वाली बात अब दोहराऊंगी बार बार, खाली जेब बजट दिया है, पैसा जेब में नहीं है मगर ऐलानात कर दिए हैं। क्या आपको कहीं अखराजात कंट्रोल करने, उस तरफ बढ़ने, ऑस्टेरिटी मेजर्स, कोई ऐसी बात इस पूरे बजट में नजर आती है हुकूमत की तरफ से? जी कहीं भी नहीं होना जो चाहिए था कि अगर उधार का बजट भी बनाना था तो कम से कम फिस्कल जो बेल्ट थी उसको टाइट करने की तरफ ही कोई तवज्जो दी जाती और वहां से कोई कम से कम हम जो गैर तरक्याती, और तरक्याती भी क्या होते हैं हमारे, आपको पता ही है, वो प्रोजेक्ट्स तो सारे के सारे जो हैं वो बस डीएमजी जो पुरानी थी उसके ऑफिसर्स की मौज होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस के लिए होते हैं, उनका भी कभी टाइम पे होते नहीं हैं। फिर उसकी आप देखते हैं कि ओवररन्स कॉस्ट क्या होती हैं, और ये एक ऐसा फिर सफेद हाथ स्टेट जैसे सर्कुलर डेट है किसी जगह नहीं कि जहां से कुछ जो
हमारी स्टेशन भी तो अफसरों का ही मसला है ना, वहाँ तो सारे सरकारी अफसर ही घुसे हुए हैं, तभी तो वहाँ बदनज़मी भी है और वो कभी ठीक नहीं होते। तो जो आपने सवाल पूछा उसका तो बहुत सादा जवाब ये है कि अखराजात कम करने की तरफ तो कोई तवज्जो नहीं है। उन्होंने अपनी कैबिनेट आप देखिए का जो साइज है वो पाकिस्तान की है कि हम इतनी बड़ी काबीना, फिर उसमें असिस्टेंट, फिर मिनिस्टर्स, फिर वेरी ट्रू। और वापस के मैं टैक्स कलेक्शन और ये सर्कुलर डेट पे डॉक्टर साहब आती हूँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कैस साहब आपको शामिल करेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने एक दावा भी किया है, उन्होंने कहा गैर जानिबदार जो माशी माहिरीन है ना, चले आप छोड़ें जो हमारी साइड नहीं, वो कहेंगे कि बजट सियासी नहीं माशी है, ये खाली जेब का बजट है। लेकिन जो कुछ इसमें कह दिया गया है, जो दावे कर दिए गए हैं, ये कैसे पूरे होंगे? ये पूरे करने के लिए हैं या सिर्फ अच्छी बातें करने को है? शुक्रिया। देखें, मेरा ख्याल है कि माशी बजट तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं अपने दोनों कुलीज के साथ एग्री कर रहा हूँ कि पैसे थे नहीं। आप ये देखिए कि पिछले बजट के हदाफ हमने पूरे नहीं किए थे और इस दफ़ा हमने जो हैं वो और बढ़ा दिए। आप उसमें ये देखिए कि डायरेक्ट टैक्सेस आप जो अमीरों से लेने हैं वो 3.77 के करीब हैं ट्रिलियन, और इनडायरेक्ट टैक्सेस 5.44 और अदर्स 3, तो ये 8.44, तो ये बोझ नहीं है आवाम पे। फिर ये है कि देखें, होता ये है कि ये जो भी पिछला बजट होता है उसको 10-15% इन्फ्लेशन मिला के, और अगर इन्फ्लेशन 38 थी तो उसको कर दिया होगा, तो दे दिया है। हम अब ऐसा मुल्क बन गए हैं जो कर्ज़ों पे चलता है। फिर हम कर्ज़े वापस करने के लिए भी मिन्नतें करते हैं, शर्तें मानते हैं और कर्ज़े लेते हैं, और अब हमारे दोस्त मुल्क भी हमें कर्ज़ा देने को ज़रा डरते हैं, घबराते हैं। ये बजट जो है ना तो ये सियासी है और ना ही माशी है। ये एक्चुअली जिसको कहते हैं कि हम पुराने ज़माने में कहते थे कि रूसी बादशाह इस किस्म की हरकत करते थे कि जो है खर्च लो, फिर देखा जाएगा, फिर इकट्ठा कर लेंगे कहीं से। कौम पे और बोझ डालना है ना, नहीं तो कर्जे लेके ही चले जाना है। तो मगर ये अब चलेगा नहीं। आप देखें, इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल बैठ चुकी है। आपकी इंडस्ट्री ज़्यादातर जिस पे फ़ख्र करते थे, कारों की इंडस्ट्री, मोबाइल्स की इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री, ट्रकों की इंडस्ट्री, मोटरसाइकिलों की, वो बंद हो रही है। टेक्सटाइल भी बंद हो रही है। जो आपका एग्रीकल्चर है वो फ्लड के नज़र हो गया और वहाँ भी आपने रिहेबिलिटेट नहीं किया। बेरोज़गारी बढ़ रही है। आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। 4 मिलियन बच्चे हर साल ऐड होते हैं। 246 पे तो अब आप खुद ही कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गई है। खुद कह रहे हैं बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको निपटना है। सर, चैलेंज तो वो जो बच्चे 17 से 18 हो रहे हैं उनकी बेरोजगारी का इशू है। वेरी ट्रू। वो उनको देखना है हमने कि कहाँ हमने स्किल्स हम दे नहीं रहे। एजुकेशन हमारी जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। आपकी जो हेल्थ ना होने के बराबर है। साफ पानी आप कौम को, आवाम को नहीं देते। सो इन अ वे ये जो है कि जी पेंशनें दे दी या सरकारी मुलाजमों को 20% दे देंगे, अपनी जेब से तो नहीं दे रहे। बिल्कुल दुरुस्त। वो कॉन्ट्रैक्ट आपका जो इंटरेस्ट रेट 21% आपने रखा हुआ है, उस पर कौन आएगा पाकिस्तान से सरमायाकारी करने। ठीक। आपने जो इन्फ्लेशन रेट रखा हुआ है जहाँ तक पहुँचा दिया है, उसमें ना कंज्यूमर को कोई आपने मराते दिए हैं, ना ही प्रोड्यूसर को मराते दिए हैं। जब प्रोड्यूसर प्रॉफिट नहीं ले सकेगा तो ये टैक्स कहाँ से लेना है। बिल्कुल दुरुस्त। टैक्स पे जाने से पहले ज़ैगम साहब आपकी तरफ आती हूँ। अब मुझे लफ्ज़ ना गैर संजीदगी या संजीदगी में सलाहियत ढूंढती हूँ कि अपने लोगों को अगर आप बुनियादी सहूलियात देने की तरफ नहीं जा सकते तो फिर बाकी बातें तो बाद की हैं। अब लाउबालीपन का लफ्ज़ मेरे जहन में यहाँ पर आ रहा है कि अगर कर्जों से हम सूद उतार रहे हैं, कर्जों से ही हम बजट बना रहे हैं। आपने भी इस पूरे बजट को देखा होगा, बड़े गौर से तलाश करने की कोशिश की। अगर आपकी समझ में आया हो खर्चे कम करने और आमदनी बढ़ाने के कोई तरीके, कोई रास्ते मिले हैं डार साहब को इस बजट में? बिल्कुल नहीं जी, मुझे कोई ऐसी पॉलिटिकल कमिटमेंट नज़र नहीं आती इस हुकूमत की इस बजट में कि वो संजीदा हों कि अब मुल्क को इस मसले से निकालना है।
जब ये हुकूमत आई थी तो उसने दावा किया था कि वो सियासत की कीमत पर रियासत को बचाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल सियासत के लिए मईशत को कुर्बान कर रहे हैं। और उसकी एक मिसाल ये बजट है। ये बजट इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि IMF ने इस बजट को लिंक कर दिया है अपने अगले प्रोग्राम की मंजूरी के साथ। जो 3 चीज़ें उन्होंने गिनवाई हैं उनमें से एक चीज़ ये गिनवाई है। आपको मालूम है दूसरी चीज़ जो है वो एक्सचेंज रेट भी उसमें शामिल है, उस पर भी वो कहते हैं एक्सचेंज रेट को भी आपने ठीक करना है, और जो गैप है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का $6 बिलियन वो भी आपने पूरे करने हैं। लेकिन फौरी तौर पे बजट बहुत अहम है। आप गैर जिम्मेदारी की जो मिसाल है और लोगों को जो लॉलीपॉप देने की मिसाल है, आपने पूछा कि लोगों की बेहतरी के लिए, देखिए लोगों की बेहतरी तो तब हो सकती है ना कि लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को तालीम मिले, लोगों को सेहत मिले, माशी तरक्की मिले लोगों को, ताकि वो ख़ुद से अपना रोज़गार जनरेट कर सकें। लेकिन ये क्या करते हैं, तरक्याती फ़ंड के नाम पे एक फ़्रॉड करते हैं। अब अभी देखिए कि साल का तरक्याती फ़ंड है 950 अरब रुपए, जो पिछले साल से 236 अरब रुपए ज़्यादा है। इन हालात में अब अगर उस बजट को आप देखें तो उसमें आधी रकम नई स्कीमों के लिए। अब हालात आपके ये हैं कि आपकी पिछली स्कीमें इतनी इकट्ठी हो गई हैं कि अगर पिछली स्कीमों पर आप खाली पैसे लगाते जाएं तो 10 साल तक आप एक भी अगर नई स्कीम अगर ना बनाएं तो जितने पैसे हैं वो खर्च करके बमुश्किल आप पुरानी स्कीमों को पूरा करेंगे। 850 पिछली स्कीमें आपके पास पड़ी हैं और इसी साल 300 नई स्कीमें शुरू कर दी। क्यों शुरू कर दी? क्योंकि वोटर्स को खुश करना है, इत्तेहादियों को खुश करना है, MNAs को खुश करना है। उनके तमाम पसंदीदा प्रोजेक्ट मंजूर कर दिए। पैसे होंगे या नहीं होंगे, 1 अरब का प्रोजेक्ट होगा, 1 करोड़ चला जाएगा, जो ज़ाय हो जाएगा अगले साल 2 करोड़ जाएगा, और ये जो लंबी लिस्ट है उसमें ये शामिल हो जाएंगे। फिर उसी तरक्याती बजट में आप ये देख लिए कि 80 अरब वज़ीर आज़म साहब का डिस्क्रिशनरी फ़ंड है कि वज़ीर आज़म साहब जिसे चाहेंगे वो देंगे, जिस स्कीम पे चाहेंगे लगाएंगे। और जो वज़ीर आज़म साहब ने उसमें से कुछ स्कीम्स अनाउंस भी की हैं, ये भी प्योरली पॉलिटिकल हो गया। और उससे भी ज़्यादा जो डेंजरस चीज़ है जिस पर हम मुसलसल एतराज़ करते रहे, वो है पार्लियामेंटेरियंस के लिए 90 अरब रुपए। अब ये बहुत ही ज़्यादा ज़ाय होते हैं, इसमें से एक हिस्सा चला जाता है। मकसद क्या है? ताकि MNAs MPAs जाके इलेक्शन जीत सकें। अब इलेक्शन जीतने के लिए उनको फ़ंड है, एक तो वो स्कीमें बनाएंगे, लोगों को उनकी पसंद की स्कीमें देंगे ताकि वोट मिले। लेकिन दूसरी बात ये है जो हम सब जानते हैं कि इन स्कीमों में से पार्लियामेंटेरियंस को हिस्सा मिलता है, तो वो पिछला खर्चा अपना निकालते हैं और अगले इलेक्शन के लिए जो उनको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। नहीं, मगर मैं इसी पॉइंट को ज़ैगम साहब आगे लेके जाती हूँ। मुझे इजाजत दीजिएगा डॉक्टर फरूक के पास। फरूक साहब, ये पार्लियामेंटेरियंस के लिए 90 अरब रुपया, प्राइम मिनिस्टर के कोई 9 पैकेज हैं, 80 अरब उनका डिस्क्रिशनरी पैकेज, अवाम के टैक्स का पैसा ये पार्लियामेंटेरियन मर्जी से खर्च करते हो। क्या आपके ख्याल में हम कह सकते हैं कि ये अवाम तक जाएगा, अवाम के टैक्स का पैसा, उनको साफ पानी, सेहत, तालीम मिलेगी, या ये जो इतने सारे अरब यहाँ रख दिए हैं ये बादशाहत का अंदाज है? देखिए, आपका सवाल था कि क्या ये पैसा आवाम तक जाएगा, इसका जवाब तो हम सबको पता है। शायद कुछ हिस्सा इसका आवाम तक पहुंच जाएगा। अब 90 अरब की अमाउंट है, मेरा ख्याल है कि 60-70 करोड़ रुपया फी MNA ये बटेगा। और ये मामला आयशा शुरू हुआ था ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में, उससे पहले ये नहीं हुआ करता। और इसका मकसद यही था कि MNAs को इलेक्शन लड़ना है, MNAs को पैसे दरकार हैं। देखिए, जो हमारे कानून साज शख्सियात हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, जो हमारी पार्लियामेंट्स में बैठे हैं, उनका काम गटर साफ करना, गलियां साफ करना या नई सड़कें बनाना नहीं। इसका असल मकसद ये था कि ये पैसे ग्रास रूट्स तक जाएं, और ये लोकल गवर्नमेंट का काम ज्यादा है और MNAs या MPAs का ये काम नहीं होना चाहिए। देखिए, पूरे के पूरे बजट में आयशा अगर कोई एक फिगर है जिसको आपने देखना है, जिसको जो अवाम देखना चाहे, अगर बाकी तो गोरख धंधा है अदाद शुमार का, वो फिगर है बजट के खसारे की। और उसका सबसे संगीन असर होता है, सबसे खतरनाक असर होता है वो जितना खसारा ज्यादा बढ़ता चला जाए। हुकूमत हमें खुद से बता रही है कि खसारा जो है इस साल वो 6,900 अरब का होगा।
मेरा तखमीना यह है कि ये 7,500 अरब से भी पार कर उससे ज्यादा होगा। चलिए आप 6,900 को पकड़ लीजिए। होगा क्या कि जिस दिन नया माली साल शुरू होगा, हुकूमत भागेगी बैंकों के पास, अपना खसारा पुर करने के लिए उधार लेगी। जब बैंकों का सारा पैसा हुकूमत खा जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ नहीं बचेगा। फिर प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, तो कोई नई नौकरियां नहीं आएंगी। आप देखिएगा कि जब हुकूमत का 6,900 अरब का खसारा है तो फिर वो फिर भागेगी, नोट छापेगी। जब नोट छपेंगे तो फिर हमारी रुपए की वैल्यू गिर जाएगी। वैल्यू गिर जाएगी तो आप सोचिए कि मजीद महंगाई आ जाएगी। डॉलर के सामने उसकी कदर गिर जाएगी, तो सारी इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी। जब हुकूमत को 6,900 अरब का खसारा पुर करना होगा तो वो टैक्सेस बढ़ाएगी। जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो आपकी और मेरी जेब में माल खत्म हो जाएगा, आपकी और मेरी कुव्वत खरीद खत्म हो जाएगी। जब आपकी और मेरी कुव्वत खरीद खत्म हो जाएगी, लोगों के कुछ नहीं रह गया। फारूक साहब, एक ब्रेक पे जाना है, इजाजत दी। हमने जितनी गुफ्तगू की है हमें कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। ब्रेक लेते हैं, डॉक्टर इकराम से जानने की कोशिश करेंगे तनख्वाहों पेंशनों में इजाफा क्या पॉजिटिव कहा जा सकता है, टैक्स अहदाफ क्या हकीकी हैं या वो भी जस्ट एक नंबर है, ये वसूली का हदफ जो रख दिया गया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। पोस्ट बजट ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर फारूक सलीम, डॉक्टर इकरामुल हक, डॉक्टर कैस असलम और जैगम खान साहब। डॉक्टर इकराम साहब, आपकी तरफ आऊँगी। एक तरफ रखते हुए जो हमारा खसारा है, जो हमारे कर्जे हैं, हमने रेवेन्यू भी जनरेट करना है। टैक्स कलेक्शन एक बहुत बड़ा मामला और मसला है। आज तक हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं देख सके। ये जो हदफ रख दिया गया है 92 खरब का, ये मुमकिन रहेगा रखना? हमें जिन इस्लाहात की ज़रूरत है हम उस तरफ बढ़ क्यों नहीं पाते हैं? जी, दरअसल ये हदफ तभी पूरा होता अगर के भी कुछ इंतजाम किए जाते। ये तो मान रहे हैं कि ग्रोथ है नहीं, और जो 3.5% खुद अभी रखी है उसके अंदर अगर इन्फ्लेशन भी डाल लें और FPR का फिर आप उनकी कुछ पैसे तो एफर्ट कम ही होती है, मगर जो जिस तरह के टैक्सेस लगाए हैं उससे तो ग्रोथ और भी कम होगी, क्योंकि लार्ज स्केल जो और बड़ी कंपनीज थी वो ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार है, और फिर उसके ऊपर सुपर टैक्स का रेट बढ़ा दिया गया है। और कोशिश ये नहीं की गई कि नए टैक्स पेयर्स को किस तरह से जो है वो एम्बेट में लाया जाए, बल्कि जो एग्जिस्टिंग थे उनके टैक्सेस दुनिया में बोनस शेयर्स को तो हमारे यहाँ भी नहीं था। अब ये कोई नई जिद्दत पैदा की है, 3-4 साल पहले भी। अब बोनस शेयर तो एक कागज, आप उसको बेचे, ये रियल इनकम हो तो जरूर टैक्स करे, कागज। और फिर आप देखिए 0.6% फिर टैक्स लेवी किया है उन पे जो बैंक से ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, आप उनको टैक्स नेट में लाएं, मगर ट्रांजैक्शन को इस तरह कैश का तो जब ये 2-3 साल पहले किया था तो बड़े खौफनाक नताज निकले थे। बैंकों से सारा निकल गया था पैसा और कैश सर्कुलेशन बढ़ गई थी। कहते हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, और कभी जो तो लोगों को मजबूर कर रहे हैं इकोनॉमी से निकलकर और वो इनफॉर्मल में जाएं, तो ये इतना मैंने कभी देखा नहीं कि जो बजाय आप बेहतर अलाइनमेंट्स करें। रिफॉर्म तो खैर चलिए अब छोड़िए क्या करने लोगों ने, मगर आप अलाइनमेंट्स ही ऐसे कर ले जिस फायदा हो और डिस्टॉर्शंस कम हो, आपकी बेस बढ़ जाए, आपके टैक्सेस में कुछ रैशनैलिटी आ जाए। इससे तो इन्वेस्टमेंट जो थोड़ी बहुत होनी भी थी वो भी नहीं होती। सर, जब हम टैक्स बेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हमें भी मीडिया में बजट हम भी एनुअली कवर करते हैं, ये बात हम कई सालों से, बल्कि अब दहाई से ही सुन रहे हैं, इससे ज्यादा से। अब टैक्स बेस बढ़ाना है। अपने आसपास मैंने गुज़श्ता कुछ सालों में बहुत से लोगों को देखा, बहुत कम सैलरीज के साथ भी लोग अपने NTN बनवाते हैं, उस टैक्स नेट के अंदर आने की कोशिश करते हैं अगर उनकी सैलरी के ऊपर मार्जिन है। एक ट्रस्ट डेफिसिट दिखता है FBR के साथ आम लोगों का। वो टैक्स बेस का हिस्सा बन जाए तो लोग कहीं ये महसूस करते हैं कि हम पे दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, वो टैक्स देना हमारी फैसिलिटेशन का बायस नहीं बनता है। कहां पर कमी है या हम उन रिफॉर्म्स की तरफ नहीं बढ़ पाते कि एक शहरी का अपनी हुकूमत पर एतमाद बढ़े, कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस टैक्स बेस का हिस्सा बने और बनना चाहे, मगर उलट होता है। अगर कोई बनता है तो चंद सालों में भागने की कोशिश करता है इस निजाम से। जाहिर है जो पावर्स उनके पास रखते हैं, और उसके लिए कोई भी अकाउंटेबिलिटी एरिया, कोई अकाउंटेबिलिटी के स्टैंडर्ड कोई उसको स्ट्रक्चर वो मनमानी करते हैं। आजकल आप जून में देखें, जो आपने सही फरमाया, जो लोगों ने रिटर्न फाइल कर दी थी
उनके ऊपर गलत किस्म की असेसमेंट्स कर उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करते हैं, और एक तूफानी बदतमीजी होता है जो आप फिर ऐसे हालात में तो कोई भी टैक्स रिटर्न, आपने कहा कि सैलरी वाले लोग तो चले उनकी सिंपल रिटर्न होती है, मगर बिजनेस वाले जो 6-7 लाख सिर्फ फाइल करते हैं, क्योंकि वैसे भी 10-11 पेज की रिटर्न को बनाना, उसको अंग्रेजी में समझना लॉ को बहुत मुश्किल है। कई दफा था इसको सिंप्लीफाई किया जाए और फिर ये कि कुछ कदगन लगाई जाए कि बिला वजह हर एक को नोटिस नहीं दिया जाएगा जब तक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन ना, उसके ऊपर फिर कोई ओवरसाइट का निजाम तो जुडिशियल भी नहीं है माशाल्लाह। जो टैक्स अपीलेट सिस्टम है उसको तो बिल्कुल नकारा किया हुआ है। तो जहां जहां भी कोई किसी जगह भी हाई हैंडेडनेस होती है उसको किसी तरह स्ट्रक्चर तो किया जाता है, उसके ऊपर कोई ओवरसाइट की जाती है। तो यहाँ तो बिल्कुल शितर बेमहाल, जिसकी जो जी चाहता है वो अब्यूज ऑफ पावर करता है और उसको कुछ भी नहीं कहा जाता है, तो फिर लोग क्यों रिटर्न फाइल करेंगे। और वैसे भी यहाँ इसमें रिटर्न फाइल करना इतना मुश्किल है कि जो हमारे 120 मिलियन इस वक्त यूनिक मोबाइल यूजर है जो 15% टैक्स दे रहे हैं और उनको सारों को रिटर्न फाइल करें तो ठीक है, 80-90 मिलियन को तो रिफंड देना पड़ेगा, मगर इस तरफ कोई सहूलत पैदा की जाए, कोई रिस्पेक्ट की जाए कि गरीब से गरीब लोगों ने भी टैक्स दिया है और उनके पैसे वापस कर दिए और जिससे लेना है फिर उनसे जो है वो ठीक तरीके से लिया जाए। तो इसकी बिल्कुल कोई इसकी तरफ तवज्जो इस बजट में क्या कभी भी देने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं इसकी तरफ होती है, ये बड़ा अहम मामला है, हम बार बार बात करते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की भी बात होनी चाहिए। डॉक्टर कैस साहब, ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, बात सब करते हैं, जब तक आप स्ट्रक्चरली चीजों को ठीक नहीं करेंगे, जहां जिसकी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, जहां जिसे खुद को सबमिट करना है, यहाँ पे ये जो 92 खरब का हदफ रख दिया गया है कि ये इकट्ठा करना है, ये कैसे इकट्ठा होना है और जिन इस्लाहात की ज़रूरत है क्या वो नज़र आती हैं कि वो कर ली गई? क्योंकि पिछले दौरे हुकूमत में बहुत इस पर फोकस रहा और जोर रहा कि टैक्स बेस बढ़ाया जाना है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाए। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जब आपकी इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, 0.3 कह रहे हैं ऑफिशियली अब ग्रोथ है, जब इकोनॉमी श्रिंक कर रही हो तो टैक्स बेस कहाँ से लाएंगे आप? आपकी जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें आपकी सर्विस तो सर ये 92 खरब क्या है, ये कैसे कलेक्ट होना है? सर नहीं होगा ना, रख दिया मतलब सर मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये रूसी बादशाहों की तरह कर दिया है, इसमें से जितना भी आ जाए। मगर हम IMF के साथ ही डील भी हैं, हम उनको अपने तमाम फिगर्स कोट कर रहे हैं, जाहिर बात है वो सस्टेनेबिलिटी देखेंगे, ये चेक करेंगे कि हम जो कह रहे हैं उससे कितना फासले पर है, कैसे कलेक्ट होना है। इसीलिए तो IMF जो है अभी तक आपको पैसे देने के तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब होपफुल उन्होंने आज भी कहा है कि वो इन टच है, नंबर शेयर करें, जून में हो जाएगा नवा जायजा। पिछले कई महीने से देखें, ये कहा गया कि रूसी तेल आएगा, मई तक आ जाएगा, जून आ गया, कोई नहीं आया। ये कहा गया कि IMF के साथ डील हो जाएगी, अभी तक तो नहीं हुई। बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर अगर एक बात कह देता है, सर 7वां बजट दिया है, मैं तो आज पढ़ रही, तारीखी रिकॉर्ड एक बन गया है, इडार साहब ने 7वां बजट दिया है हमारे लिए। जी, तो 7वीं दफा आप मुश्किलात में जा रहे हैं। सवाल तो ये है कि जो बात आपने कही है कि ये इकट्ठा कैसे होगा। हाँ। मेरा तो ये ख्याल है कि नोट छापे जाएंगे, मेरा तो ये ख्याल है कि कर्जे लिए जाएंगे। वो जो बात पहले हुई है कि प्राइवेट सेक्टर का भी हक मारा जाएगा, ओपन मार्केट से पैसे लिए जाएंगे, जो भी तरीका है वो लिया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे, लेवीज बढ़ा दी जाएंगी। बट ये जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इसका सबसे कम हिस्सा वो है, मगर अगर वही ले लें तो बड़ी कमाल होगा इनका। ठीक है, लोग अपना पैसा अब डॉलर में रख रहे हैं या इस मुल्क से बाहर ले गए हैं। अब तो सिर्फ यही है, ये जो है आपके रिटेलर्स वो आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। मेरा तो ये ख्याल है कि जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी है उसको टैक्स से डील लिंक करें तो शायद लोग उसको डॉक्यूमेंट कर लें। ब्लैक मनी पे चल रहा है, MST स्कीम्स आप देते हैं, अभी भी शायद अभी कोई नहीं थी मेरा ख्याल से। सर वो डॉलर जो आने हैं 1 लाख या 10 मिलियन वो बाहर से कुछ तो दिया है ना। बट द पॉइंट इज के बस रख दिए हैं
ठीक है, फोर्स करेंगे मगर ये क्यों डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी ना हो? ये एक अहम पॉइंट है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़ैगम साहब जाएंगे कि क्यों नहीं डॉक्यूमेंटेशन हो सकती, क्यों नहीं ट्रस्ट बिल्ड हो सकता गवर्नमेंट के साथ उसके लोगों का। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं दिए गए बजट में से आम आवाम के लिए मसाइल कितने हैं, वसाइल कितने मिलेंगे। ज़ैगम खान साहब, यहाँ तरक्याती बजट की भी बात हुई, पार्लियामेंटेरियंस के लिए तजवीज़ करदा स्कीमों के ऊपर भी बात हुई। सेहत और तालीम भी ऐसे मसाइल हैं जो कि बुनियाद बनते हैं माशरे की, और सेहत के लिए 26 अरब मुख्तस किया गया है। तालीम में मैं कहूँ कम अज़ कम भी 22.8% बच्चे स्कूलों में ही नहीं है, ये कहीं तरजीह ही नहीं है। तो कैसा माशरा बनाना है, कैसा कोर्स करेक्शन चाहिए, ये हमारे बजट हमें बड़े वाज़ेह अंदाज में बताते हैं। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अगरचे तालीम और सेहत जो है ये दोनों सूबाई एरियाज़ हैं और सूबाई महकमे हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इस्लामाबाद की हालत देख लें कि कितनी बड़ी वफाकी हुकूमत है और एक शहर है इसके पास, यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे सिर्फ घर पे काम करने वाले जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। कोई लो स्केल का जो सरकारी मुलाजिम है, 8वें स्केल का सरकारी मुलाजिम है, वो भी इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल को इस काबिल नहीं समझता कि वहाँ पे अपने बच्चे भेजे। ये यहाँ की हालत है। इसी तरह अगरचे बड़े यहाँ पे अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो प्राइमरी हेल्थ है उसकी फैसिलिटीज़, और ख़ास तौर पे अब इस्लामाबाद के बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे गरीब रहते हैं, कच्ची आबादी हैं, वहाँ जाकर देख रही है सेहत की सहूलियात, सफाई की किसी तरीके से कोई तवज्जो नहीं है। और हम देख लें ये पुराना एक कंसिस्टेंट पैटर्न है। इससे पहले फाटा एक ऐसा इलाका है जो मुसलसल फेडरल हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम रहा है और थोड़ा अर्सा पहले ही आज़ाद हुआ और सूबाई हुकूमत के साथ चला गया। तो आप उसको देखिए कि पाकिस्तान में बदतरीन सेहत के और तालीम के इंडिकेटर्स वहाँ पे हैं। ये जो हमारे इस्लामाबाद के बाबूर कहते रहते हैं कि हमारे ज़िम्मे लगाओ तो हम कमाल करके दिखाएंगे, उन्हें फाटा को दिखाने की ज़रूरत है। फिर आला तालीम जिसका ज़िम्मा वफाकी हुकूमत के पास है, एक आला तालीम पर पूरा एक मरसिया लिखा जा सकता है कि मुसलसल उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, नई यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, वहाँ पे कोई रिसर्च नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ से हमने जो लोग पैदा करने थे, अभी इस बजट में देखिए कि एक बड़ा कंसिस्टेंट वज़ीर आज़म साहब का जो है वो बयान है कि हम आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे मराद दे के। मराद देने से कैसे आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ेंगी? आईटी की एक्सपोर्ट तो आईटी के इंजीनियर्स पैदा करने से होती हैं। तो आपने आला तालीम में आईटी के इंजीनियरिंग पर, आईटी की अच्छी बैनुल अक़वामी सतह की तालीम पर कितनी तवज्जो दी है? आप 25,000 नए इंजीनियर्स लाएंगे तो 1 बिलियन की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे ना। आप टैक्स में मराद देकर कैसे बढ़ा लेंगे? आईटी के लोग तो वैसे ही बड़े मेहनती होते हैं, वो वैसे ही 12 घंटे काम करते हैं। आप उनको ज़्यादा मराद दे देंगे तो क्या वो रात को सोना छोड़ देंगे? तो इस तरह की एक इलॉजिकल थिंकिंग है। जो असल मामलात हैं मुल्क के, वो तरीके, वो रास्ते जिनके ज़रिए से पाकिस्तान ने आगे की तरफ जाना है, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। एलिटिस्ट इकानमी है और कमिटमेंट है कि पाकिस्तान को एलिटिस्ट ही रखना है। एलिटिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं फारूक साहब। सब्सिडी जो दी गई है 1074 अरब रुपए की है इस बजट में, गरीब की झोली में जाएगी क्या? लोगों का लाइफस्टाइल अप होगा इस सब्सिडी की से? वो खुद अपने पांव पर खड़े हो पाएंगे, या कहने को अवाम के लिए सब्सिडी होगी मगर सर्व किसी और के पर्पस को करेगी? बजट का और बजट बनाने वालों का आम पाकिस्तानी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह होके रह गया। क्योंकि आप बार बार पूछ रही हैं कि वो 9,200 अरब जो है, जो टारगेट रखा गया, वो कहाँ से आएगा। मैंने जो बजट बनता देखा है वजारत खजाना के अंदर, देखिए आप भी बजट बनाती हैं, मैं भी घर पे बजट बनाता हूँ। हमारी पहली लाइन जो होती है वो हमारी आमदन की होती है, और उसके बाद फिर हम अखराजात लिखना शुरू करते हैं, और उन अखराजात को हम टेलर करते हैं कि हमारी आमदन के अंदर रहें। जब जो हमारी हुकूमत है, जब वो बजट बनाने निकलती है, तो आप समझिए कि वो सर के बल खड़े होकर बजट बनाती है। वो सबसे पहले अपनी अखराजात लिख लेते हैं, वजारतों से अखराजात की इन्विटेशन मंगवा लेते हैं, और अखराजात लिख लिए जाते हैं, और उसके बाद एक हवा से फिगर पकड़ ली जाती है कि ये हमारी आमदन होगी। उसमें जो IMF ने हमें इजाजत दे रखी है बजट के खसारे की, वो फिगर जो है वो बजट के अंदर, वो इक्वेशन के अंदर डाल दी जाती है,
और फिर एक हवा से फिगर पकड़ ली जाती। अब आप अंदाजा कीजिए कि पिछले साल के अखराजात कोई 9,000 अरब के हैं और इस साल का जो तखमीना हमें दिया गया इस बजट के अंदर वो 14,000 अरब से ज्यादा है। आप अंदाजा कीजिए कि 50% से ज्यादा का इजाफा है हुकूमती अखराजात में सिर्फ एक साल के अरसे में। तो फोकस हमारे यहाँ होता है कि टैक्स कैसे ज्यादा इकट्ठा करेंगे। ये बात आयशा मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई कि टैक्स ज्यादा इकट्ठा करना है, टैक्स के बेस बढ़ाना है। पिछले 25 साल से 30 साल से यही रट सुन रहा हूँ कि टैक्स बेस बढ़ाना है, टैक्स का जो कलेक्शन है वो बढ़ानी है। टैक्स इतना इकट्ठा होगा जितना है इस वक्त। हमें इखराजात कम करने हैं। जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से इखराजात बढ़ रहे हैं, आप पाकिस्तानियों का खून भी चूस ले तो इखराजात पूरे नहीं हो सकते। तो यहाँ पे फोकस टैक्स कलेक्शन पे नहीं होना चाहिए, मेरे नजदीक फोकस इखराजात कम करने पे होना चाहिए। ठीक है जी, अखराजात कम करने पे होना चाहिए। खाली जेब से बजट दे दिया गया है, क्या वो फोकस है या नहीं? मजीद गुफ्तगू भी 8 से 9 में जारी रहेगी, मगर हमारे साथ नए मेहमान होंगे, डॉक्टर फारूक सलीम साहब, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, डॉक्टर कैस असलम साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हेडलाइंस की ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपके सामने होंगे और इसी पर बात करेंगे कि घर का बजट बनाते हुए किसे तरजीह दी जाती है। क्या हुकूमत बजट बनाते हुए भी अपनी आमदन को सामने रखकर तरजीह बुनियाद पर बनाती है या नहीं? इस ब्रेक के बाद।